हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमने पहले वाली वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल के प्रीवियस ईयर 2022 के सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कर लिया था। ये पार्ट 2 है सेक्शन बी के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड इन डिटेल। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का है, तो आपको उस हिसाब से लिखना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की पहले डेफिनेशन लिख लो कि इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है that works as an interface between a user and the computer hardware। यूज़र के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं हमारे, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, वो होते हैं आपके कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और आपके यूज़र के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, एक वो ब्रिज का काम करता है, उसको आप क्या बोलते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू मेक कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़। ऑब्जेक्टिव क्या है कंप्यूटर सिस्टम का, कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको आसान हो जाए यूज़ करने के लिए। ठीक है। एंड टू यूटिलाइज कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। और जो आप कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज़ करते हो, उसको यूटिलाइज़ करते हो, वो आप अच्छी तरीके से एफिशिएंट मैनर में यूज़ कर पाओ। द ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो परफॉर्म करता है आपके बेसिक टास्क, जैसे कि रिसीविंग आउटपुट इनपुट को लेना। ठीक है। कीबोर्ड से आपके इनपुट को लेना, प्रोसेस करना इंस्ट्रक्शन को, मतलब कि एनालाइज करना, अपना दिमाग लगाना, एंड सेंडिंग आउटपुट टू द स्क्रीन, और आपको रिजल्ट दिखाना स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिक्स हो गया, एमएस डॉस हो गया, एमएस विंडोज़ हो गया। तो ये क्या है आपके आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, है ना। तो ये क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल। अब आपका फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सबसे पहला फंक्शन है स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट क्या होता है, इट मैनेज ऑल द स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग फाइल एंड डायरेक्टरीज। मतलब कि ये आपका मैनेज करता है स्टोर करने में और फाइल को एक्सेस करने में, जो कि डायरेक्टरीज के अंदर होती है ना, फाइल्स होती है हमारी, डायरेक्टरीज होती हैं, उनके अंदर आपकी जो फाइल्स हैं उसको स्टोर और एक्सेस करने का काम करता है। और रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन, मतलब कि आपको उसको रीड करना है या फिर आपको एडिट करना है, राइट करना है उसके अंदर, वो भी आपका परफॉर्म करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज करता है ओवरऑल एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर की। ठीक है। एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइस अटैच टू द कंप्यूटर, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कि अटैच है कंप्यूटर के उसमें, उसको भी क्या करता है, मैनेज करता है। इट इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर यू सी व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर। ये एक पहला सॉफ्टवेयर है जो कि आप अब जब कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आपको दिखता है, और लास्ट सॉफ्टवेयर ऐसा है जब आप कंप्यूटर को क्लोज कर देते हो, टर्न ऑफ कर देते हो, तब दिखता है। ठीक है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इनेबल करता है सारे प्रोग्राम को जो आप यूज़ करते हो। ठीक है। इनेबल मतलब कि खोलना। ठीक है। एट द सिंपलेस्ट लेवल, सबसे सिंपल लेवल में। ठीक है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज टू थिंग, दो चीज़ें करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। दो भी नहीं, काफ़ी सारी चीज़, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, एक्सटेंडेड मशीन। ठीक है। मास्टरमाइंड, ये सब क्या है, ये काम है किसके, फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे, इट मैनेज ऑल द यूज़र एंड सिस्टम प्रोसेस। सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसेस चल रही हैं, ऑन गोइंग है, रन टाइम में चल रही हैं, उसको मैनेज करने का काम करता है ताकि वो स्मूथ चले। ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो मैनेज द कंप्यूटर मेमोरी दैट इज़ प्रोवाइडेड टू द प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपको मैनेज करता है। ठीक है। ऑल्सो मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी तो आपको पता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम रोम, डी रैम, एस रैम, ये क्या है आपके कंप्यूटर की मेमोरी है, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज करता है ताकि आपको वो अच्छे से प्रोसेस कर पाए। ठीक है। एक्सटेंडेड मशीन क्या होता है, इट बिहेव्स लाइक एन एक्सटेंडेड मशीन दैट प्रोवाइड अ शेयरिंग ऑफ फाइल्स बिटवीन मल्टीपल यूज़र। आप मल्टीपल यूज़र, एक से ज़्यादा यूज़र को अपनी जो फाइल्स है उसको शेयर कराने में मदद कर सकते हो। वो क्या फ़ीचर होता है आपका, क्या फंक्शन होता है एक्सटेंडेड मशीन का। ठीक है। मास्टरमाइंड क्या है, इट परफॉर्म्स मैनी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ मास्टरमाइंड। बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, स्मूथली परफॉर्म करता है, लैग नहीं करता है ज़्यादा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मास्टरमाइंड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, एक होता है सीरियल प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, है ना, और रियल टाइम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग। ये सारे क्या है आपके टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम के। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं अपनी वर्किंग के बेस से। ठीक है, कि वो काम कैसे करते हैं अपनी वर्किंग के बेस से। जैसे कि सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें क्या होता है, आप फीफो का यूज़ करते हो। फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
ठीक है, ये एक टेक्निक है जिसमें कि आप प्रोसेस को प्रोसेसिंग करते हो। ठीक है, ये एक टेक्निक है किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या यूज़ करता है, फीफो। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग होता है एक सिमिलर टाइप ऑफ जॉब प्रिपेयर्ड एंड प्रोसेस्ड। मतलब कि एक बैच प्रोसेसिंग हमने पहले पढ़ा था ना, बैच फाइल क्या होती है, ऐसे ही सिमिलर है कि जो बैच प्रोसेसिंग होता है एक सिमिलर टाइप ऑफ जॉब को प्रिपेयर करता है। ठीक है, एक सिमिलर टाइप को, ठीक है, उसको प्रिपेयर करेगा और प्रोसेस करेगा। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है सिस्टम पर एक ही एट अ टाइम। ठीक है, एक ही टाइम पर। ठीक है, रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, रियल टाइम सिस्टम होता है जिसको आप यूज़ करते हो देयर रिक्वायर्स हायर एंड टाइमली रिस्पॉन्स। मतलब कि रियल टाइम सिस्टम आर यूज्ड देयर रिक्वायर्स हायर एंड टाइमली रिस्पॉन्स। रियल टाइम सिस्टम आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको आपको पढ़ना चाहिए। एक तो मल्टी प्रोग्रामिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आता है। मल्टी प्रोसेसिंग है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो रियल टाइम और कुछ नहीं है। पहले सबसे पहले अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पता है तो आप पहले जाके उसको पढ़िए, क्योंकि एकदम से आप इसके अंदर डाइव करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अगर ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहते तो ये गुड है, लेकिन अगर डीप नॉलेज चाहते हो तो फिर आपको वीडियो अलग से देखनी पड़ेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डेटा है आपका स्टोर और प्रोसेस होता है मल्टीपल लोकेशन, अलग अलग लोकेशन में। ठीक है, ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिधर देयर आर 2 और मोर सीपीयू इन अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके एक से ज़्यादा सीपीयू इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक टास्क को प्रोसेस करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोग्राम, जो कि अलग दूसरे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इज़ दैट विच रिस्पॉन्सिबल इज़ फॉर कंट्रोलिंग ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज दोज आर कनेक्टेड टू द सिस्टम। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है क्या करने में, कंट्रोल करने में। कंट्रोल करने का मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो कि कनेक्ट है किसी सिस्टम के, किसी सिस्टम से वो कनेक्ट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस पता है ना, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड वगैरह, आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ दैट विच रिस्पॉन्सिबल इज़ फॉर रनिंग ऑल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबल है, वो एप्लीकेशन चलाने में, अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ, एप्लीकेशन चलाने में वो रिस्पॉन्सिबल है। अब है आता आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ दैट विच प्रोवाइड शेड्यूलिंग टू द वेरियस प्रोसेसेस मीन्स एलोकेट द मेमोरी टू वेरियस। मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका शेड्यूलिंग करने का भी काम करता है। मतलब कि काफ़ी सारी प्रोसेसेस हैं तो शेड्यूल कर देगा कि पहली प्रायोरिटी क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है, और उसके हिसाब से मेमोरी को एलोकेट करना। क्योंकि जितना भी डेटा आप अपने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हो वो मेमोरी मतलब कि स्टोर होता है कहीं ना कहीं। इसीलिए बोला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी हेल्प करता है टू एलोकेट द मेमोरी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ दैट विच प्रोवाइड द कम्युनिकेशन। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोवाइड कराता है आपको कम्युनिकेशन किसके बीच में, यूज़र और सिस्टम के बीच में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग। कंपाइलर आपको बताना है, इंटरप्रेटर क्या होते हैं और असेंबलर क्या होते हैं वो बताना है। तो पहले कंपाइलर पढ़ते हैं। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक स्पेशल प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक सोर्स कोड में। ठीक है, सोर्स कोड होता है आपको, उसको ट्रांसलेट करता है वो मशीन कोड में। मशीन कोड क्या होता है आपका, बाइनरी फॉर्म 0 1 पे काम करता है। तो जो हमारा सोर्स कोड हमने दिया है इंट इज इक्वल्स टू 1, इंट ए इज इक्वल्स टू 1, इंट बी इज इक्वल्स टू 2, अब आप पूरा प्रोग्राम लिखते हो, वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, तो उसको वो ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, बाइट कोड में या अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, द सोर्स कोड इज़ टिपिकली रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। हम इंग्लिश में ही तो लिख रहे हैं ना उसको, तो वो क्या हो गया आपका हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज सच एज जावा और C++, उसको वो चेंज कर देता है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि जो कंप्यूटर है उसको एक्सेस कर पाए और हमको डिज़ायर्ड आउटपुट दे पाए।
जो कंपाइलर है वो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में एज एन इंटरमीडिएट स्टेप। इंटरमीडिएट मतलब कि मिडिल, समझ में आ रहा है ना, मिडिल कि जो कंपाइलर होते हैं आपके वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं आपके असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। वेरे जो अदर सम अदर कन्वर्ट इट डायरेक्टली टू मशीन कोड। कुछ कंपाइलर ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट आपका मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि हाई लेवल को पहले असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, देन वो मशीन कोड में जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड कंपाइलेशन। इस प्रोसेस को जो कन्वर्टिंग चल रही है सोर्स कोड को मशीन कोड में करने की, उसको आप कंपाइलेशन बोलते हो, ठीक है। वी कैन एनालाइज आ सोर्स कोड इन 3 मेन स्टेप। आप 3 मेन स्टेप में इसको एनालाइज कर सकते हो, जैसे कि 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? लीनियर एनालिसिस, हायरार्किकल एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस। लीनियर क्या होता है? इट रीड्स द कैरेक्टर ऑफ द कोड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये रीड करेगा कैरेक्टर को किधर से? लेफ्ट से राइट तक, ठीक है। द कैरेक्टर हैविंग अ कलेक्टिव मीनिंग आर फॉर्म्ड, मतलब कि वो कैरेक्टर जो कि जिनके पास मीनिंग है, ठीक है, जिनके पास एक कलेक्टिव मीनिंग है, वो फॉर्म हो जाते हैं, बन जाते हैं। वी कॉल दीज ग्रुप्स टोकन। अब इन टोकन्स आपने पहले मेरी वीडियो में पढ़े हैं, टोकन्स क्या होते हैं, तो वो ये सब मिलाकर क्या बन जाता है? आपका टोकन बन जाता है, ठीक है। बिना टोकन के आप कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते हो, टोकन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लीनियर एनालिसिस क्या करता है? रीड करता है कैरेक्टर को लेफ्ट से राइट तक, और ये क्या करता है? एक मीनिंगफुल फॉर्म बना देता है कैरेक्टर की, जो कि बन जाता है, और इसको बोलते हैं क्या है? हम टोकन्स बोलते हैं। हायरार्किकल एनालिसिस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कलेक्टिव मीनिंग जो हमने बनाया है, वी डिवाइड द टोकन्स हायरार्किकली इन अ नेस्टेड मैनर। हम क्या कर देते हैं? हम डिवाइड कर देते हैं टोकन्स को एक हायरार्किकल मैनर में। नेस्टेड हमने पढ़ा ना, जैसे हम नेस्टेड इफ़ की बात करते हैं, तो इफ़ के अंदर हम इफ़ लगा देते हैं, ऐसे ही नेस्टेड मैनर है, ठीक है। उसके अंदर आप क्या कर देते हो? टोकन्स को डिवाइड कर देते हो हायरार्किकली, ठीक है, इन अ नेस्टेड मैनर। सिमेंटिक एनालिसिस क्या होता है? इस स्टेप में वी चेक इफ़ द कंपोनेंट ऑफ द सोर्स कोड आर अप्रोप्रिएट इन मीनिंग। हम चेक करते हैं कि जो हमारा सोर्स कोड है उसका कुछ मतलब भी बैठता है या नहीं बैठता, ठीक है। फिर है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? एक इंटरप्रेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि डायरेक्टली आपका एग्जीक्यूट कर देता है जो आपने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी है हाई लेवल लैंग्वेज में ही। आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है विदाउट कन्वर्टिंग इट टू मशीन कोड, ठीक है। मशीन कोड में वो कन्वर्ट नहीं करता है। इन प्रोग्रामिंग के अंदर वी कैन एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इन 2 वेज। 2 तरीक़ों से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोग्राम को। पहला कि थ्रू कंपाइलेशन एंड सेकेंडली थ्रू एन इंटरप्रेटर। पहला तो आप कंपाइलेशन से कर सकते हो, ठीक है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम को, और दूसरा आप इंटरप्रेटर से कर सकते हो। कॉमन वे आपका क्या है? कंपाइलर यूज़ करने का, ठीक है। देखो इस डायग्राम में देखो, पहले वाले में कंपाइलर कैसे वर्क करता है? सोर्स कोड को लेता है, कंपाइल करता है, मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, फिर आउटपुट मिलता है। अब इंटरप्रेटर क्या काम करता है? सोर्स कोड को लेता है, इंटरप्रेट करता है और आउटपुट आपको देता है डायरेक्टली, ठीक है। 3 तरीक़ों से ये काम करता है। सबसे पहला एग्जीक्यूट द सोर्स कोड डायरेक्टली एंड प्रोड्यूस द आउटपुट, मतलब कि पहले एग्जीक्यूट कर दो सोर्स कोड को डायरेक्टली और फिर आप आउटपुट को ले लो। ट्रांसलेट करो, दूसरा आपका क्या है? ट्रांसलेट द सोर्स कोड इन सम इंटरमीडिएट कोड। पहले असेंबली लैंग्वेज में क्या कर दिया आपने? उसको ट्रांसलेट कर दिया, और फिर मशीन में करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। ट्रांसलेट द सोर्स कोड इन सम इंटरमीडिएट कोड में आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया और फिर आपने उसको एग्जीक्यूट करवा लिया। तीसरा है यूजिंग एन इंटरनल कंपाइलर। सबसे पहले आपने क्या करा? थर्ड कौन सा है? आपने इंटरनल कंपाइलर को यूज़ करा, आपने प्रोड्यूस करा प्री कंपाइल्ड कोड, पहले ही कंपाइल करवा लिया, ठीक है। फिर आपने उस प्री कंपाइल्ड कोड को एग्जीक्यूट करवाया, आपको आउटपुट मिल गया। समझते हैं दोबारा। जो इंटरनल कंपाइलर है, आपने उसको प्रोड्यूस करा, प्री कंपाइल्ड कोड निकाल लिया, पहले वाला ही कंपाइल्ड हुआ कोड निकाल लिया, और फिर उसको एग्जीक्यूट करा प्री कंपाइल्ड कोड को, और आपका आउटपुट मिल गया। 8 है आपका, ये आपको कन्वर्जन के लिए दे रखे हैं, डेसिमल इनटू ऑक्टा, हेक्साडेसिमल वगैरह ये दे रखे हैं। तो ये मैंने सीधा आंसर लिख रखे हैं, आप चेक कर लेना कि आपका आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि इसको बताने के लिए आधा घंटा लग जाएगा। तो मैंने केवल आंसर लिख दिए हैं, चेक कर लेना आप। ये आपके क्वेश्चन है, ये आपके आंसर है। फिर आता है आपका सेक्शन सी हम पढ़ेंगे बाद में। सो थैंक यू सो मच। मैंने सेक्शन ए पूरा पढ़ा दिया है, सेक्शन ए आप जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।